चलो आओ एमसीक्यू में आगे कर लेते हैं हम लोग। तो अब आगे एमसीक्यू आ रहा है फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे सवाल आया है कि भैया ये फॉल्स है या ट्रू है। नेट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट इन हायर कैश बैलेंस एंड नेट लॉस रिफ्लेक्ट लोअर नेटवर्थ। ये फॉल्स है। नेट प्रॉफिट का मतलब कैश बैलेंस से नहीं होता। कैश बैलेंस कहाँ से पता चलेगा? कैश अकाउंट से पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय तो बहुत सारे हम लोग प्रोविजन भी माइनस कर देते हैं, बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट का कहीं ये मतलब नहीं होगा कि ज्यादा नेट प्रॉफिट है तो ज्यादा कैश बैलेंस होगा, लॉस हो गया तो कैश बैलेंस माइनस में चला जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा यहाँ? फॉल्स है। यानी कि अगर अगर कोई कैपिटल एसेट आप बेचते हो, उससे कोई गेन वगैरह होता है, तो नीड नॉट टू एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बेटा, जब कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, जैसे टैक्स पढ़ोगे तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं हम लोग। अकाउंटिंग में इसी को बोलते थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं एसेट को बेचने से, इनको कैपिटल नेचर का। उसमें तीन एक्टिविटी होती थी, एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंसिंग और। तो जो एसेट बेचने से प्रॉफिट या नुकसान होता है, ये फाइनेंसिंग मतलब इन्वेस्टिंग का नुकसान या फायदा कहा जाता है। ठीक है, हमेशा ये कहा जाता है इन्वेस्टिंग प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस निकालते समय उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, किस टाइप का प्रॉफिट होता है? इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टिंग इनकम होती है। ये भी टेक्निकली क्या होगा एक तरीके से, यहाँ अगर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय उसको ऐड नहीं करेंगे। कब ऐड करते? जब मुझे इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता तो वहां ऐड किया जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर विद द बैलेंसेस ऑफ विद द फॉलोइंग। किन के बैलेंसेस से प्रिपेयर की जाती है? तो बैलेंसेस ऑफ लेजर्स, ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर, बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट, बैलेंसेस ऑफ पर्सनल। पर्सनल और रियल दो अकाउंट आते हैं। ठीक है, जो एसेट लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट हो जाते हैं, और जो पर्सन के अकाउंट होते हैं, डेटर्स है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, ड्राइंग है, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। तो बैलेंस शीट में दो टाइप के अकाउंट लिखे जाते हैं, एक तो रियल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि सेल होती बेटे 9 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना है आपको, तो बता सकते हो आप। सेल दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे पड़ता है, तो कॉस्ट अगर 100 होगा तो प्रॉफिट आपका कितना होगा? 25, और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। तो जो दे रखा है ये तो सेल है ना, मतलब सेलिंग प्राइस के हिसाब से चल रही होगी, तो इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर लो। निकालना क्या है हमको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब 100 से गुणा कर लो। जो निकालना होता है उससे गुणा करना होता है, जिसमें गिवन होता है उससे भाग करना होता है। कितना आ जाएगा? 7,20,000। बहुत ही सिंपल है। अगला देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है? तो ट्रायल बैलेंस जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। इसमें चूज करना है आपको करेक्ट अल्टरनेटिव। इनकम टैक्स पेड बाय द सोल ट्रेडर। ठीक है, इनकम टैक्स को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स जो आप पे करते हो उसको पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, और एक तरीके की ड्राइंग होती है। एक सवाल में आया भी था फाइनल अकाउंट बनाते समय, इनकम टैक्स पे कर रहा था, उसको हमने क्या कहा था? ये ड्राइंग होती है। क्या हुआ? तो उसको ड्राइंग को क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल से माइनस कर लेते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिडक्ट कर लेंगे कैपिटल से, जब बैलेंस शीट आप बना रहे होगे उस समय। एसेट को क्लासिफाई कर सकते हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट में एज पर कॉस्ट रूल नहीं होता। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो फिक्स एंड करंट में ही क्लासिफाई करते हैं, नॉन करंट तो करंट में करते हैं। तो इसका ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। लॉस थोड़ी ना होता है, हाँ लॉस ही होगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सेस है एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस का ज्यादा है, इनकम आपकी कम है, क्या है? लॉस लिख सकते हो, या फिर अगर एनपीओ की भाषा में बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो फिलिंग द ब्लैंक्स लॉस भी हो सकता था, फिलिंग द ब्लैंक्स डेफिसिट भी हो सकता था। अगला देखो क्या है,
रिप्रेजेंट पेमेंट मेड अगेंस्ट विच सर्विस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो आगे आपको सर्विसेज लेनी है, उसका पेमेंट आपने आज कर दिया, जैसे मोबाइल में हम लोग पहले रिचार्ज कराते हैं फिर सर्विसेज हमारी स्टार्ट होती है, तो क्या हो जाता है, एक तरीके का प्रीपेड हो जाता है। फिर यहाँ पे कहानी दे रखी है और हम लोग को मैनेजर का कमीशन समीशन निकालना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन वॉज कितना है, 4,25,250। इंटरेस्ट ऑन लोन है 42,000, तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे और जो कमीशन चार्ज करना है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट कर लोगे तो आपका यहाँ पे कमीशन समीशन निकल जाएगा। कितना आ रहा है, 18,250 रुपये। ठीक है, 18,250 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द ऑनलाइन क्वेश्चन, इतना है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर को कहाँ लिखते हो, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड लिखते हो, जो भी कस्टमर से आपको एडवांस मिला होता है तो उसको लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा बैलेंस शीट बनाते समय। फिर आपको इसमें से कुछ चूज करना है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल रिटर्न दे रखा है, सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 25% कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। इससे आप निकाल लो नेट सेल्स। सेल्स है आपकी कितने की, 24,20,000 की, और सेल्स रिटर्न है आपकी कितने की, 45,000 की। तो माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट सेल्स कितना, ये हो गई सेल। प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, जबकि गिवन क्या है आपको, सेल, तो 25% का मतलब हो गया 1/4, और अगर 1/4 का है तो सेल का कितना हो जाएगा, 1/70। अब इसमें इन सबका कोई काम नहीं, अननेसेसरी दे रखा है, ठीक है, अननेसेसरी दे रखा है, तो इससे आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। फिर अगला है कि पीएल अकाउंट, ठीक है, कौन सा आइटम इसमें से पीएल अकाउंट में अपेयर नहीं होता, तो सब अपेयर होते हैं, बस कैपिटल ही अपेयर नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सवाल ये आ रहा है, वैसे तो अभी आपने ब्रांच का फॉरेन वाला नहीं पढ़ा, लेकिन एमसीक्यू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार सवाल पढ़ लो। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है $10,000, तो यूएसडी उस समय कितने का चल रहा था, 80 रुपए का, मतलब 8 लाख रुपए के दिख रहे हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी में रिसीव होना था $10,000, जिसकी आज वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने बिल मतलब रिसीवेबल के नाम पे, डेटा के नाम पे कितना लिख दिया, 8 लाख रुपए। फिर 9 फरवरी 23 को ये काम हुआ था, और 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बना रहे थे तो यूएसडी के रेट कितने हो गए, 82 रुपए। तो अब बैलेंस शीट में कब दिखाओगे, 82 रुपए के हिसाब से दिखाओगे, समझ रहे हो, कितने के हिसाब से दिखाएंगे हम लोग, 82 रुपए के हिसाब से दिखाएंगे। तो 82 के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल टू रिपोर्टेड करते हैं बैलेंस शीट डेट को, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, $10,000 इंटू 82, 8,20,000 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 82,000 रुपए, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ। 82,000 मतलब होगा $1,000 होते ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली समझो तो ये 8,20,000 होना चाहिए, 82,000 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, 8-20 की नज़र से इसको देखो आप तो सही रहेगा, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो यहाँ मिसप्रिंट है। अगला सवाल, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाए जाते हैं, एसेट साइड दिखाए जाते हैं। इसमें से कौन सा ट्रू है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी होती है अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट, तो वैसे तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट फिर से वही सवाल आया कल की, अगर आप लोग को याद हो तो सेम टू सेम सवाल है, दोबारा नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अमाउंट तक सेम है, इस बार इन्होंने यहां छाप दिया है, ठीक है। इस
बाद आपको बताना है कि प्रोविजन बैलेंस शीट में आप कितना दिखा रहे होगे, अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज पर 31 मार्च 2025। चलो कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट कर पाओगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये नहीं कह रहा कितना पीएल में दिखाओगे, क्या कह रहा है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आपको पता है कि केवल न्यू प्रोविजन माइनस होता है, तो आपको डेटर्स पकड़ने हैं, माइनस क्या करना है, फर्दर बैड डेट्स, और इनटू प्रोविजन जितने परसेंट बोले 9910। तो बैलेंस शीट में ये दिखाओगे, सिर्फ बैलेंस शीट में कौन सा दिखाया जाता है, केवल न्यू वाला प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन तो पीएल में माइनस होता है, तो केवल न्यू प्रोविजन जो बनता है वही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। चलो इसका बता पाओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। दिमाग लगाओ और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता पाओ तो बताओ। फोर्टी फाइव तो नहीं होगा, 45 क्यों होगा। देखो ये जो है अप्रूवल पे जो माल भेजा गया वो तो इसमें इंक्लूड ही है, और अप्रूवल पे जब माल जब तक अप्रूव नहीं हो जाता तब तक अपना ही स्टॉक मानते हैं, तो इंक्लूड करके रखा है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो रहेगा 60,000, बस 10% स्टॉक क्या हो गया आपका, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसका सीधा 90% निकाल लो, और आंसर कितना हो जाएगा, 54,000 रुपीज। हाँ बेटा, केवल वही माइनस करोगे, अप्रूवल वाला थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ है, लिखा है कि है, लिखा तो है कि है, कह तो रहा कि है, वरना फिर उसको अपना मानते, अगर लिखा होता एक्सक्लूड तो 10,000 वो भी जोड़ते, लेकिन वो तो इंक्लूड कर ही रखा, तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला आ रहा है आपका एनपीओ वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आर प्रिपेयर अडॉप्टिंग एक्रूवल प्रिंसिपल, तो लिखवाया भी था कि रिसिप्ट पेमेंट कैश बेस के हिसाब से बनाया जाता है, और इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाया जाता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाया जाता है, तो सही है। तो रिसिप्ट पेमेंट कैसा अकाउंट होता है, एक रियल टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे पेमेंट रियल अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है, लिखवाया था ये सब बातें। फिर इनकम स्टेटमेंट जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसको कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड दिखाते हैं। फिर इनकम एक्सपेंडिचर एक कैसा अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कैश प्रिंसिपल के आधार पर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकदम सत्य है। रिसिप्ट पेमेंट रिकॉर्ड करता है ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ रिसिप्ट, गलत है, क्योंकि इसमें कैपिटल रेवेन्यू दोनों ही आते हैं। बोला है कि एक क्लब है और एक्सपेंडिचर उसमें ज्यादा है, इनकम क्या है कम, तो एसेट क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिसिट बोला करते हैं। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की वैल्यू डालनी है। तो 250 मेंबर हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया इनका, 5,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 11,25,000, जिसमें से 65,000 जो है वो पिछले साल का है, और 25,000 जो है वो अगले साल का है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे निकाल के बताना है, बताओ कितना आएगा। फॉर्मूला होता है कि पहले हमें कितना रिसीव हुआ है वो लिखते हो, और इसमें आउटस्टैंडिंग आप ओपनिंग वाला माइनस करते हो। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 65,000 है,
और एक है आपके पास क्लोजिंग एडवांस, वो भी माइनस होता है। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है जिसको आप, और प्लस होने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो हो रहा है वो आना चाहिए। और इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाते हैं, मेंबर्स के हिसाब से। तो 250 मेंबर हैं और 5,000 रुपए के हिसाब से बनना चाहिए। तो ये हो रहा है कितना, 12,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, यही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 2,00,000। तो आंसर हो जाएगा 2,15,000। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट बनवाते हैं तो उसी से आप आराम से निकाल सकते हैं भाई। all these item of revenue nature which received during the year of period only shown in income expenditure account गलत है। जो भी रिसीव होते हैं वो नहीं दिखाए जाते, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिलता है। इनका कहने का मतलब है कि जो रेवेन्यू नेचर के आइटम रिसीव्ड हुए हों खाली उनको लिखोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो रिसीव होते हैं वो भी लिखते हैं, जो आउटस्टैंडिंग वगैरह होते हैं वो भी हम लोग लिखते हैं ना। इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पे चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर यहाँ सब्सक्रिप्शन बताना है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। तो इनकम एक्सपेंडिचर का दे दिया है उसमें कितना, 625। अब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट वाला निकालना होगा तो ट्रांजेक्शन उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, माइनस करोगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे। क्लोजिंग एडवांस घटाते थे, इस बार क्या करोगे, जोड़ोगे। ओपनिंग एडवांस घटा दोगे, 6,00,000। नेक्स्ट फिर से देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछ लिया, सवाल फिर से रिपीट हुआ है वही वाला, जिसका आंसर भी कितना आया था, 215। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सैलरी बतानी है। सैलरी पे करिए 4,70,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट को 65,000 है, क्लोजिंग डेट को कितना है, 3 महीने के आउटस्टैंडिंग है। तो इसका दिमाग लगा के बताओ कितना आंसर निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और पता चलेगा तुम्हारा। हाँ बेटा, नहीं निकल पा रहा है। अब थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, दिमागी सवाल है थोड़ा भाई। तो देखो इधर, 470 में से 65,000 तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था। तो इसका मतलब इस साल के लिए कितना पैसा मिला होगा तुमको। 470 तो मिला है, लेकिन उसमें से 65,000 तो पिछले साल का है। तो करंट ईयर का कितना पैसा रिसीव हुआ ये बताओ। 470 माइनस 65, और 4,05,000 9 महीने का पैसा है। कैसे, क्योंकि 3 महीने का पैसा अभी भी बाकी है इस साल। तो अगर ये 9 महीने का है तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इसके आधार पे निकालो, समझ लो। या फिर सीधा 1 साल का निकाल ही लो, क्योंकि वही आप इनकम स्टेटमेंट में हमेशा क्या बताया है कि 1 साल का अमाउंट दिखाते हैं। तो अगर ये 9 महीने का है तो 12 महीने का कितना होगा। इसका आंसर आएगा 540। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो। फिर से बता दें, इस साल में जो तुमने पैसा दिया है वो 470 दिया है, लेकिन 65,000 पिछले साल का है। तो इस साल का कितना पैसा हुआ, और इस साल का बता रहा 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब दिए कितने महीने हो गए, 9 महीने का। साल में 12 महीने तो होते हैं। तो अगर ये 9 महीने का है तो पूरे 1 साल का पैसा कितना हुआ, क्योंकि इनकम में हमेशा करंट ईयर का मतलब करंट वाले 1 साल का पैसा दिखाया जाता है। अमाउंट कोई भी हो, मतलब सामान कोई भी हो, हर चीज 1 साल की आती है।
समझ गए? इससे निकाल लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कह सकते हो आप। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते होंगे, गलत कर देते होंगे। इसमें अमाउंट ऑफ सैलरी बतानी है आपको, कितनी दिखानी है। लगभग लगभग सिमिलर टाइप का सवाल फिर से उसने दिया, लेकिन यहाँ पे एडवांस वगैरह भी है, पिछले साल का भी है, लेकिन वहां पे आपका सब कुछ दे रखा है। यहाँ 3 महीना लफड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से लगा सकते हो। इनकम स्टेटमेंट में कितना दिखाते हैं, पहले सैलरी कितनी आपको पे करी गई, कितनी है पे करी गई, 3,30,000। इसमें ऐड करोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात करें तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 44,000 है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है, 33,000। पढ़ लो, एक बार आउटस्टैंडिंग पहले लिखे, एडवांस बाद में लिखे, एक बार एडवांस पहले लिखे, आउटस्टैंडिंग बाद में लिखे। समझ रहे हो कि जहां जिसकी आंखें तेज ना हो वहीं गुमराह हो गया, खत्म। फिर अगला वाला एडवांस की बात करें तो क्लोजिंग एडवांस है 16,500, और ओपनिंग एडवांस कितना है 22,000। इसको जोड़ लो, आ जाएगा 3,46,500। ठीक है, 3,46,500 आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद यहां बोला है कि ओनली रेवेन्यू नेचर परटेनिंग टू पीरियड ऑफ अकाउंट आर सोन इन, केवल रेवेन्यू आइटम दिखाए जाते हैं, वो भी करंट ईयर के, कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, रिपीट हुआ है सवाल। फिर यहां बताना है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जा रहा है कितना, 8,20। ठीक है। इसके बाद एडवांस दे रखे हैं, एक बिगनिंग ऑफ द एक्रूड दे रखा है, ओपनिंग एक्रूड, एक्रूड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग एक्रूड होता है, नॉर्मल तरीके से अगर सोचे तो क्लोजिंग वाला प्लस करते हैं, ओपनिंग वाला माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा बना रहे हो, इनकम एक्सपेंडिचर से बना रहे हो जैसे पेमेंट, यहाँ क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग वाला ऐड करना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल रहा है, क्लोजिंग एडवांस वैसे माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना। यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हो ना नॉर्मल, यहाँ तो उल्टा बना रहे हो ना, इनकम एक्सपेंडिचर से बना रहे हैं हम लोग। उससे मतलब नहीं है कि माइनस करने से आ रहा है, लॉजिक क्या है पहले वो बताओ, पहले ये बताओ माइनस क्यों करेंगे, समझ रहे हो। तो एट द बिगिनिंग लिखा होता तो तुम भले माइनस कर देते, यहां तो क्या लिखा हुआ है, एट द एंड लिखा हुआ है। सवाल में सेंटेंस ही सही, ड्राफ्ट नहीं। देखो यहां से क्या पता चला, सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, बस 74,000। अबे जब दो बात बोल लो, बिगिनिंग भी बोल लो एंड भी बोल लो, तो दो अमाउंट तो दो ना। ऐसा लिखना चाहिए 74 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, गायब है, और वो अमाउंट पता नहीं चल पा रहा है कि कितना है एग्जैक्टली, समझ लो। जब तक वो पता नहीं चलेगा तो कि भाई ये बिगिनिंग वाला है कि एंड वाला, बताओ तुम 74, यहाँ बिगिनिंग भी लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, तो दो अमाउंट होने चाहिए, मतलब एक यहाँ छोटी सी लाइन गायब है, 74,000, फिर एक और अमाउंट होता, फिर रेस्पेक्टिवली लिखा होता, और उसके बाद आगे का सेंटेंस ये लिखा होता, तब ये सवाल परिपूर्ण होता और तब इसका आंसर निकाला जा सकता था। तो यहाँ कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है और पता अभी नहीं चल पा रहा है, पेपर देखेंगे तो कहीं पता चल जाएगा। देखते हैं पेपर में क्या आया था, लेट मी चेक, डाउनलोड करके देख ही लेते हैं, लगे हाथ तो एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में ही मिसप्रिंट हुआ था या फिर पेपर में सही आया था, स्कैनर बनाने वालों ने प्रिंट कर, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी पता ही चल जाएगा भाई कि मिसप्रिंट कहाँ हुआ था। तो ये है दिसंबर 24, ये खुल गया दिसंबर 24, और पेपर नंबर 5, एमसीक्यू नंबर है 6।
तो यहाँ है हम लोग का MCQ नंबर, अच्छा MTP का है। ओहो, तो MTP में तो गड़बड़ी हो सकती है, MTP तो बनाते ही गड़बड़ हैं लोग, क्या ही कर सकते हैं इसमें। MTP का है तो मॉडल इस पेपर में आ जाते हैं और इसके अंदर दिसंबर में आ जाते हैं। और सेट 1, ये रहा सेट 1 और ये खुल चुका है हम लोग का सेट 1। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है 6 में। इसमें भी ऐसा ही आया है, तो टेक्निकली ये सवाल ही गलत आया है एग्जाम में। ठीक है, क्या बेटा? एक लॉजिक इनका भी माना जा सकता है कि कह रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों में ही 74 था, समझ रहे हो? तब भी नहीं आएगा, समझ रहे हो? तब भी यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। इन्होंने दिया क्या है आंसर? 798 दिया है आंसर, समझ रहे हो? इन्होंने 8 20 में 74 जोड़ा है और 96 माइनस किया है। यानी इन लोगों ने जो मतलब अगर सोल्यूशन के आधार पे क्वेश्चन को ड्राफ्ट करें उल्टा, जो सोल्यूशन दिया है बेटा लो, लो फोटो खींच लो इसके साथ, लाइट बता दे, लाइट में सही आएगी। लो खिलाते हुए कुछ कहते, अबे खाओ एक और, पूरी खाओ, अरे खाओ, तुम खाओ। लो फोन दे दो। कभी कभी क्या होता है किसी के, जैसे इसका दे था ग्रुप 2 के इसने एग्जाम दिए थे और एक सब्जेक्ट में 37 नंबर आ गए थे और टोटल 215 थे, तो फिर रीवेरिफिकेशन डाला और उसमें 3 नंबर इंस्टीट्यूट ने बढ़ा दिए और फिर इसके 40 हो गए, पास हो गया। ठीक है, ऐसा पिछले अटेम्प्ट में इसके दोस्त के साथ हुआ था, प्रसून है, उसका भी 34 से 35 नंबर थे एक सब्जेक्ट में, लेकिन ओवरऑल 200 से ज़्यादा थे, तो इंस्टीट्यूट ने उसके 2 3 बढ़ा दिए और वो भी अपना पास हो गए। ठीक है? तो 2 3 4 मार्क्स में इंस्टीट्यूट थोड़ा सा नरम दिल हो जाता है, बढ़ा देता है, लेकिन बढ़ाता भी उस समय नहीं है। पहले आप पता 220 पे आदमी फेल हो गया, फिर ये वेकेशन डालेगा, उसके फीस जमा करवाएगा इंस्टीट्यूट, एक सब्जेक्ट का 750 रुपये। ठीक है, अब उसने 2 3 सब्जेक्ट में डाला तो एक में बढ़ गए, उसी में फेल था, पास हो गया। वो भी जब रिजल्ट नॉर्मली आया था तब नहीं पास था, अब रिजल्ट दोबारा जारी हुआ तब ये पास हुआ, तो तब तक आदमी सस्पेंस में जीता है टाइम। और हर आदमी की ये भी नहीं कि आदमी किसी का 38 आ गए तुम लोग में तो इंस्टीट्यूट बढ़ा ही देगा, 40 कर ही देगा, मन करेगा करेगा इंस्टीट्यूट, ही मन करेगा, फिर फेल हो गया तो यहाँ जो इन्होंने आंसर दिया है एज पर आंसर, कहानी ये होनी चाहिए। पहली बात तो ये लाइन नहीं लिखी होनी चाहिए इतनी, अकॉर्डिंग टू आंसर में सवाल रीड्राफ्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे बिगनिंग होना चाहिए। अब इस नज़र से अगर सवाल को पढ़ें कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? प्लस। वैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ओपनिंग माइनस होता है, लेकिन उल्टा लगा रहे हैं हम लोग, इनकम एक्सपेंडिचर से बना रहे हैं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा। और लास्ट में क्या है? ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस वैसे माइनस होता है, ओपनिंग एडवांस प्लस होता है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? उल्टा, यानी कि ये चीज क्या करनी पड़ेगी? माइनस। अगर ऐसा सवाल होता तो ये आंसर आता 7,98,000।
ठीक है, तो एक बार इंस्टीट्यूट से गलती हो गई, दोबारा नहीं करेगा। एक बार गलत आ गया, एग्जाम में नहीं आया था, मॉडल टेस्ट पेपर में पड़ा हुआ है, एग्जाम में गलत नहीं आया, तो जब यही सवाल एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिख के आएगा जैसे हमने कराया आप, तो फिर वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर से देखो बेटा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट कहलाता है। फिर यहाँ 250 मेंबर है, 500, वही 2,15,000 सवाल फिर रिपीट करी से, देख रहे हो वही फिगर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर से 215 ही आएगा, कॉमन सेंस से। 215 वाला मतलब फिगर समेत रिपीट कर दी इस सवाल, देखो कितनी बार, यहाँ भी 215 वाला आया, एक जगह और आया था, और यहाँ जहाँ कैलकुलेट करे थे अभी तुम, सेम सवाल 3-4 बार आ चुका है, वैल्यू समेत सेम है, देखो कि वैल्यू भी बदलिस नहीं, चला वही वैल्यू ले लो, सेम टू सेम। तो इस तरीके से अपना एनपीओ का लग गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले सवाल, ठीक है। तो ओपनिंग डेटा दे रखा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, इफ द क्लोजिंग डेटर वर 20% ऑफ द क्रेडिट सेल, डेटर नहीं दे रखे हैं लेकिन कह रहा है जितनी सेल होगी उसका 20% है, आपको क्लोजिंग डेटर भी बताना है और क्रेडिट सेल भी बतानी, तो इसको डेटर अकाउंट बना के ही निकाल सकते हो। ओपनिंग डेटर है भैया 3,15,000, डेटर से कलेक्ट हो गया है कितना, 18,30,000, और 35,000 डिस्काउंट अलाउड किया है, तो ये हो जाएगा बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा कलेक्शन कैश या बैंक के थ्रू, ये हो जाएगा क्या आपका डिस्काउंट अलाउड, इसके बाद क्लोजिंग डेटर, और यहां पे क्या आती है क्रेडिट वाली, तो जितनी यहां सेल है क्लोजिंग डेटर इसके 20% है। अब दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसका सम इसके सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। रफ में कैलकुलेट करो और बताओ क्या वैल्यू निकल के आएगी यहाँ। उन्नीस लाख 37,500 सेल निकल रही है और उसका 20% कर दो, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, यानी आंसर हो गया 3,87,500, 19,37,500। ठीक है, इन तीनों को एक किनारे रखना है और इनको दोनों को एक और दोनों को बराबर कर देना है। 13,15,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18,30,000 प्लस 35,000 प्लस 0.20x, सब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 19,37,000, तो आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही आसान सवाल एक नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो पहला स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे निकलता है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल, माइनस करते हो ओपनिंग कैपिटल, प्लस करते हैं क्या ड्राइंग, माइनस करते हैं फर्दर कैपिटल, प्लस माइनस कर लोगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,05,000 रुपए। नेक्स्ट, एक फर्म के पास कैपिटल है 1 लाख बिगिनिंग में, इनमें टोटल ऐसे 1.5 लाख की है, लाइबिलिटी 70 की है, मतलब कैपिटल अगर देखो तो 80,000 की, तो क्लोजिंग कैपिटल 80 की, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख की, विड्रॉल 30,000 के हैं, नेट प्रॉफिट बताओ, तो क्लोजिंग कैपिटल 80 की माइनस ओपनिंग कैपिटल और प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस, तो 10,000 आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और नुकसान में आता तो फिर लॉस कहलाता। यहाँ फिर से देखो क्या पूछा है प्रॉफिट, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट में पहले दिन नहीं पढ़ते थे हम लोग फर्स्ट डे, उससे देखो एमसीक्यू वाला सवाल पूछ लेता है, एकदम बच्चों वाला। तो देखो भैया, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपकी कितनी, क्लोजिंग कैपिटल असरटेन करनी है ना, तो ओपनिंग कैपिटल रखी है 410,
प्रॉफिट जोड़ लो, ड्राइंग घटा दो। ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। ऐसा फाइनल अकाउंट में करते हो, कैपिटल लिखते हो, नेट प्रॉफिट जोड़ते हो, ड्राइंग घटाते हो, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। इसमें तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है भी नहीं, सीधा सीधा चलने वाला हिसाब किताब है। अगला, इसमें कैपिटल आपको बिगिनिंग वाली निकालनी है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, इसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस कर लोगे, ड्राइंग ऐड कर लोगे, प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हो ओपनिंग में, ठीक है, या ऐसे समझ लो, ज्यादा किसी कंफ्यूजन ना हो तो इस तरीके से समझ लो। हमको क्या निकालना है, एक्स मान लो। ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है, प्रॉफिट जोड़ते हो, और या लॉस होता है तो प्रॉफिट है नहीं, लॉस है कितने का, 1,20,000 का। और अगर एडिशनल कैपिटल लगाई गई है तो ऐड करते हैं, कितनी लगाई गई, 60,000 रुपए। ड्राइंग होता है तो क्या कर लेते हो, माइनस कर लेते हो। और इसके बाद आ जाता है क्या आपका क्लोजिंग कैपिटल, जो कि कितने की है, 80,000 की। बस इसको सॉल्व कर लो। एक्स माइनस 1,20,000 प्लस का 60,000 माइनस का 40,000 इज इक्वल टू 80,000। एक्स की वैल्यू बताओ, काम खत्म हुआ, 1,80,000। कुछ लोग उल्टा में समझ नहीं पाते ना, तो एकदम सीधा सीधा हिसाब किताब बना के आराम से सॉल्व कर सकता है एक्स मान के। तो इस तरीके के सवाल आए कहाँ से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। ज्यादातर देखो तो इसी स्टेटमेंट से जो सवाल बन रहे हैं वही सब पूछे गए। कहीं प्रॉफिट पूछ रहा, कहीं क्लोजिंग कैपिटल, कहीं ओपनिंग कैपिटल, कहीं ड्राइंग, कहीं प्राइंग। तो इस तरीके के एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि इस चैप्टर से हर बार एमसीक्यू देगा ही देगा, क्योंकि इसमें देखो तो 3 चैप्टर का गुच्छा है। चैप्टर नंबर 3, इसमें 3 पॉइंट है। पहला फाइनल अकाउंट, दूसरा एनपीओ, और तीसरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन तीनों में देखा गया है कि इन तीनों में से 2 से एक एमसीक्यू कोई आते हैं, ठीक है। इनमें देखो, अगर तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो इन तीनों में से 2 एमसीक्यू आते हैं, तीनों मिला के। किसी 2 चैप्टर से एक एक एमसीक्यू दे दे। जैसे इस बार देखो इसमें नहीं दिया, इसने दिसंबर में, जून में दिया था। चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं पार्टनरशिप के एमसीक्यू। तो पार्टनरशिप का बेसिक बेसिक 11th 12 में हल्का फुल्का पढ़ा होगा, इतना तो कम से कम पढ़ाई होगा कि एमसीक्यू तुम कर पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो कौन सा अकाउंट है जो डिसोल्यूशन के समय से बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगला आपको बताना है ट्रू फॉल्स। बेटा बातचीत नहीं करो पीछे, होता है सब हरकतें, घर की बातें चालू हो जाती हैं तो जेंट्स इंसान। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, कैपिटल के रेशियो में नहीं होते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 2 बार आ चुका है, 17 में और 23 में। अगला, न्यू पार्टनर पे करता है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं। यहाँ क्या लिख दी, न्यू रेशियो, मतलब ये भी गलत हो गया। अगला, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेशन का बांटा जाता है हमेशा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एसेट और लायबिलिटी अकाउंट अल्टर नहीं होती उनकी बुक वैल्यू, ठीक है। तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन हम लोग तभी बनाते हैं जब मुझे एसेट और लायबिलिटी की जो बुक वैल्यू होती है उसको अल्टर नहीं करना होता है, मतलब चेंज नहीं करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, वही होगा आंसर में, बुक वैल्यू। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन किया जाता है, डिसोल्यूशन के समय। पहले वाले सवाल का उलट पलट के तोड़ मोड़ को प्रेजेंट कर दी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस सिचुएशन में निकाला जाता है, जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का। रिटायरमेंट डेथ में निकाला जाता है क्या, गेनिंग रेशियो। फिर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट इज मोर देन दैट ऑफ द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये गलत है। सुपर प्रॉफिट से ही गुडविल की वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या होती है, कम आती है। ये तो जब गुडविल के आप मेथड अगर आप लगाए होंगे तो पता होगा, वरना रट डालो। ये हमेशा क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट में ज्यादा होती है वैल्यू, और कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होती है वैल्यू, गुडविल कम आती है। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
यहाँ पे निकालना है आपको मैनेजर कमीशन, तो अकाउंट्स का सवाल हो गया एक तरीके से समझो तो, फाइनल अकाउंट का होना चाहिए, मतलब लिखा गलत जगह है। तो इंटरेस्ट आपको देना है, लेकिन पार्टनरशिप का है इसलिए यहाँ लिख दिया इन्होंने, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउ करते हैं कितना, 0.75% पर मंथ ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ 60 लाख। 0.75 पर मंथ लिखा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैनेजर कमीशन है 5% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन अलाउड टू इतना इतना है, तो मैनेजर कमीशन आपको बताना है कि मैनेजर कमीशन आपका कितना होगा। निकाल पाओगे जो ट्राइकोग्राफ में देखो, निकाल पाओ तो बताओ, ना निकाल पाओ तो निकलवा दे। देखो प्रॉफिट हुआ है 14,85,000 का। पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, 60 लाख का 0.75% इंटू 12 कर लेना, ठीक है। चाहे सीधा 9% निकाल लो, 12 से गुणा कर लो, परसेंटेज बन जाएगा ईयरली। इसको जब 12 से गुणा करी हो तो 9 आएगा। तो 60 लाख का 9% 5,40,000 होता है। तो 5,40 तो चला जाएगा किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इसके बाद आपको 5% कमीशन निकालना है। बिफोर चार्जिंग है तो 5 बटा कितना करेंगे, 100। आफ्टर चार्जिंग होता तो 5 बटा 105 कर देते हैं हम लोग। कैलकुलेट कर लो, देखो 47,250 आ रहा होगा, ठीक है। अगला एक्स वाई पार्टनर है, कैपिटल है भैया 50 और 30,000। इंटरेस्ट पेबल करना है कैपिटल पे कितना, 10%, लेकिन प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, जब पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है। फिर से बोल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को चीजें तभी मिलती हैं जब प्रॉफिट अवेलेबल होता है, और जो चीजें प्रॉफिट अवेलेबल होने पे दी जाती हैं उनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, कम हो कम देंगे। तो यहां अगर देखो नेचुरली ब्याज निकाला जाए तो इसका ब्याज यही है 5,000, इसका ब्याज कितना आएगा, लेकिन तुम्हारे पास 8,000 है ही कहाँ है, कितना है केवल, तो केवल 4800 को ही 5-3 रेशो में बांट के दे दिया जाएगा। 4800 को ही 5-3 में बांट डालो तो इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे, 3,000 और ये हो जाएगा इसका आंसर 3,1800 रुपए। फिर यहाँ आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो ए पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% होगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पहली बात लोन उन पे कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, लोन पे भी नहीं दिया जाता है आजकल, समझ रहे हो। डीड अगर साइलेंट होगी तो ना लोन पे दिया जाएगा, ना कैपिटल पे दिया जाएगा, ना ड्राइंग पे दिया जाएगा। अब किसी पे कुछ नहीं दिया जाता, समझ रहे हो। तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर डीड साइलेंट वगैरह है तो। आज की तारीख में ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। फिर यहाँ है कि इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर्स नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी भी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ भी होता है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, जिसका मन करता है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसका मन करता है नहीं कराता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलता रहता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग होता है, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग होता है। इसमें से कौन सा भैया करेक्ट है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये भी अधूरा सवाल है, समझ लो, कहानी पूरी बता ही नहीं रहा, अमाउंट अमाउंट में आंसर दे पड़ा है ये। यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ मिस है, समझ लो, कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे मिसिंग है, अधूरा सवाल है। इसके आगे और कुछ होना चाहिए अमाउंट वगैरह, फिर ये क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए ABCD, तब कुछ बिन नहीं पाता, ऐसे क्या ही बन पाएगा यहाँ पे। तो ये दिसंबर 22 का सवाल है, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ। और ये तो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। लेट मी चेक। AA 9
जेड क्यू। सवाल ये है, मतलब ये 8वां पड़ा यहाँ गलत जगह है नंबर, समझ रहे हो? 8वां यहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए, कहाँ पड़ा होना चाहिए? यहाँ से शुरू है और यहाँ पे जाके खत्म हुआ है। अब इसको पढ़ते हुए बताना है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का 96 नहीं करेंगे। यहाँ गलत पड़ गया था एग्जाम में, तो यही लोग वो भी गलत छाप देना अपना, समझे? ये गड़बड़ है। तो इसको देखते हुए आपको जवाब बताना है कि इसका भाई क्या आंसर निकलेगा ABCD में। तो आप पढ़ लेते हैं। AB पार्टनर हैं, 3-2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक नए पार्टनर को एडमिट किया है और न्यू रेशियो कितना हो गया है, 4-3 का हो गया है। एक्सैक्ट और बैलेंस शीट इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना रखा है, 90,000 रुपए। तो अगर कुछ नहीं होता तो वर्कमैन कंपनसेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे और ओल्ड आदमियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट तो कर नहीं सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन होता है उसको हम लोग पुराने पार्टनर्स में पोल रेशियो के आधार पर क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगला है यहाँ पे, उसी सवाल के अंदर है, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड टू 60,000, ये उसी का एडवांसमेंट है, उसी सवाल का, समझ रहे हो? इसी चाहिए था एक लाइन और, कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के 8वें और 9वें सवाल का उत्तर दें। यहां पे क्या लिखना चाहिए था कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के इस 8th वाले का और 9th वाले का आंसर देना है। अब यहां आपका कंपनसेशन फिक्स हो गया कितना, 60,000। तो भैया बचे हुए 30,000 को बांट लो, समझ लो। तो उसमें कंपनसेशन नहीं फिक्स हुआ था तो पूरा 90 बढ़ गया, तो यहाँ कंपनसेशन फिक्स हो गया, कितना देना है, तो 60 तो वर्कमैन को चला जाएगा कंपनसेशन में, 30 बांट लेंगे पार्टनर, तो यहाँ 30 क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड रेशियो में ही क्रेडिट होगा, तो 18-12 क्रेडिट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि वो सवाल थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। सवाल क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसिंग है। सवाल में क्या क्या चाहिए यहाँ पे, इन दोनों सवाल में एक डेटा चाहिए कि एक बैलेंस शीट बनी है, 90,000। और एक और चाहिए आपको क्या यहाँ पे, ओल्ड रेशियो मिनिमम, न्यू ना दे तो ना दे, लेकिन ओल्ड देबे करे इज टू टू। तो ये आपको गिवन है दोनों ही सवालों में, 8 में भी और 9 में। ऐसा समझ के लगाना तो पड़ जाएगा, तो एग्जाम में गिवन था। इसके बाद आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसी सवाल का ये भी एडवांसमेंट है, ये भी इसी से बन रहा है, तीनों ही सवाल। तो ये इंफॉर्मेशन जो है 8 में भी काम में आएगी, 9 में भी काम में आएगी, और साथ ही साथ इस 10 वाले में भी काम में आएगी। यहाँ पर कंपनसेशन कितना फिक्स हो गया है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। कितना एस्टिमेट किया गया है यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ ये मतलब जिस हिसाब से इन्होंने ड्राफ्टिंग करी है, वही है ना कि सवाल सही से दे नहीं रखा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, समझ रहे हो?
यहाँ पे जिस हिसाब से इसका इन्होंने आंसर दिया है, इसका आंसर क्या दिया है देखो, सी। क्या मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे 90,000 से, रिवोल्यूशन में डाल देंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, देखो इधर, जब कंपनसेशन कम होता है तो आपका क्या हो गया, फायदा। फायदा होगा तो सीधा पार्टनर से बांट दिया जाता है, और कंपनसेशन अगर ज्यादा फिक्स हो गया तो वो हो जाता है नुकसान, तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। रिवोल्यूशन बनाते समय क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि 1.5 लाख देना है, 90,000 का तो रिजर्व बना है, इसको डेबिट कर देंगे, और 60,000 कहाँ डेबिट कर देंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व में डेबिट कर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही सवाल में ये कॉमन लेके चलना है कि तीनों सवाल में गिवन है, तुमको एग्जाम में गिवन था, बस एक लाइन यहाँ लिखनी चाहिए थी उसको एग्जामिनर को कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के, यहां बस यहां लिखना चाहिए था इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 10। यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to, तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के बच्चा 8वां 9वां और 10वां सवाल आराम से लगाता। वो एक लाइन कहीं ना कहीं एग्जामिनर से रह गई है लिखने से, कोई बात नहीं, तुम तो समझदार हो, अभी समझ गए हो। अब आगे देखो अगला क्या है कि अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ईयर के, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब देखो फर्स्ट डे निकालते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं तो 6.5 लिया जाता है, मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं तो 6 लिया जाता है, और अगर एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं तो फिर 5.5 लिया जाता है। ये ड्राइंग के कैलकुलेशन में काम में आता है। ठीक है, अगर हर महीने की क्या करते हैं शुरुआत में, ठीक है, मतलब अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की जाती है तो फिर 6.5 लेते हैं, और हर महीने के मिड लेते हैं, मिड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में तो फिर 6 लिया जाता है। अगर हर महीने के एंड में ड्राइंग करते हैं तो मल्टीप्लायर फैक्टर 5.5 महीने का लिया जाता है। तो कभी कभी ये फर्स्ट डे वाला पूछ लेगा, कभी कभी एंड को लास्ट डे बोल सकता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार आ जाए और जहां फर्स्ट लिखा वहां क्या लिखे, एंड, तो वे कितना टिक करेंगे हम लोग, 5.5, ये याद रखना होगा। रिलाइजेशन अकाउंट क्या होता है आपका, रियल अकाउंट होता है, रियल थोड़ी ना होता है, क्या कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल प्रॉफिट लॉस, तो उससे भी निकलते हैं ना। जिस भी अकाउंट से कोई प्रॉफिट लॉस निकलता होगा वो सारे अकाउंट नॉमिनल है, ये रियल अकाउंट नहीं होता है, नॉमिनल होता है। फिर यहां बोला है कि ओल्ड पार्टनर्स स्टेट द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर शेयर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस एंड फिक्स्ड एसेट्स, ओल्ड रेशियो में ही बांटे जाते हैं जो बैलेंस शीट में गिवन लॉसेस फिक्स्ड एसेट्स सब किसमें बांटे जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। फिर इसमें से कौन सा ऑड वन है, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फोर, इसमें से ऑड वन पहचानना है। तो प्रीमियम मेथड होता है गुडविल में, रिवोल्यूशन मेथड होता है ना, विदाउट रेशिंग गुडविल अकाउंट होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं होता। अनरिकॉर्डेड एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन थोड़ी ना आते हैं। वैल्यूएशन तो होता है कि एक बार पहले वैल्यूएशन हो चुका हो, अब उसका दोबारा वैल्यूएशन हो रहा है, जबकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी तो तुम्हारा उसका दोबारा वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका तो पहली बार वैल्यूएशन हो रहा होगा। ये तो वो बात होगी कोई चैप्टर पढ़े नहीं हो, तुम कौन रिवाइज कर रहे हैं सीधा, तो उसको पढ़ना बोलते हैं, रिवीजन करना तो नहीं बोलते हैं, पढ़ चुके होगे तो रिवीजन करना बोलते हैं। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 3:2:1। बी रिटायर होते हैं, गेनिंग रेशियो बताया, बहुत सिंपल होता है, जो रिटायर हो उसका भाग काट डालो। कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो बी का काट डालो, क्या बचा, 3, एक आंसर हो। कितना इजी तरीका है, समझ लो। जो रिटायर या डेथ हो जाए उसका पार्ट काट डालो, अगर कोई इंफॉर्मेशन और ना दे रखी होगी तो सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उसका शेयर काट जाता है, बचा हुआ ही आ जाएगा क्या आपका। आपको ऐसे 3-2 लिखना है, जो जा रहा है उसको काट डालो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, कितना सिंपल। इसमें आपको क्या निकालना है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन एक केस होता है जहां पे जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और वो तभी होता है जब केवल नए पार्टनर का शेयर बताया जाए, ये ना बताया जाए किससे कितना कितना लेंगे। कहानी इसके आगे भी होती है कि ए से लेंगे इतना, बी से लेंगे इतना, वो सब दे रखा होगा तब रूल नहीं लगेगा, तो पूरा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज केवल अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और नए वाले का क्या गिवन है, प्रॉफिट शेयर, तो ऐसे केस में फॉर्मुलेशन निकालेंगे तब भी निकलेगा, वरना जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग जादू होता है इसका। ठीक है, तो वही बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्या, सेक्रीफाइसिंग। फिर इसमें आपको बताना है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का अनुपात है बीडी का। बीडी का अनुपात कितना है, 3:2 का। के एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए, और अब आपको न्यू रेशियो बताना, तो ये ना कह देना 3:2 होगा, क्योंकि इस बार बताया है कि 2/3 लेंगे किससे, ये बी से, और 1/3 लेंगे किससे, डी से। ठीक है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा और फिर न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भैया कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं तो जगह खाली हो जाए। आंसर तो वैसे भी एक ही आ रहा है। तो देखो एक थे बी, एक थे क्या डी, और एक आ रहे हैं क्या, बी का प्रॉफिट शेयर 3/5 है, डी का कितना है 2/5, और डी कितने के लिए आ रहे हैं, 1/6 के लिए आ रहे हैं। जितना डी को चाहिए उसका 2/3 लेंगे बी से, जितना डी को चाहिए उसका 2/3 बी से लेंगे, जितना डी को चाहिए उसका 1/3 डी से लेंगे, तो बचा खुचा जो होगा वही बन जाएगा नया रेशियो। अब इसको अल्टीमेट आपको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया क्या 2/18, ये हो गया 2/5 और ये हो गया 1/18। इसमें देखोगे तो 18×5 = 90, एलसीएम ले लोगे, 18×3 = 36, 5×2 = 10, तो ये आ गया 26/90। यहाँ 90 एलसीएम हो जाएगा, 18×2 = 36, 5×1 = 5, तो 31/90। और अगर यहाँ भी हम 90 लाएं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15/90। 90 अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 18×3 = 54 होगा, यहाँ मैंने गलती से 36 लिख दिया था, और यहाँ पे आएगा कितना, अब दोनों जब नीचे साइड बराबर है तो नीचे वाले कट जाते हैं, और रेशियो कितना आ जाएगा 44, 31 और, ठीक है 44, 31 और 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से लगाया जाएगा, बहुत ही आसान है। और अगर मान लो तुम्हारी जगह पे हम होते तो हो सकता है इसको लगाते भी ना, आंसर देख के बता देते, बता दें टेक्निक। हो सकता है ऑप्शन से ही काम बन जाए तो ना लगाना पड़े पूरे सवाल को। देखो इधर के का शेयर क्या रहेगा 1/6, देखो कहाँ 1/6 आ रहा है, मतलब के वाला तीनों का 1/6 होना चाहिए, के वाला तीनों के सम का कितना होना चाहिए 1/, तो इन तीनों का सम करो, देखो कितना आ रहा है, और के का कितना है 15, नीचे कितना आ रहा है 90, 1/6। लेकिन हो सकता है अगले में भी आ जाए, समझ लो बी में भी आ रहा है ना, ये ऊपर 14 आएगा, नीचे इन तीनों का सम कितना हो रहा है, इन तीनों का सम, अरे सी में कितना आ रहा है तो बताओ, इसमें भी आ रहा है कह रहे हो, ये कह रहे हो इसमें भी आ रहा है 1/90, तो यहाँ पे 2 में आ रहा है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं बी में अगर 1/6 ना आता, इसमें भी ना आता, इसमें भी ना आता, तो ए टिक कर देते, काम ही खत्म हो जाता। लेकिन 2 जगह आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब फुल सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी उत्तर निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है, लेकिन वो हो सकता है लग पाए एग्जाम में, हो सकता ना लग पाए, ऑप्शन बनाने वाला खेल, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
अगर एक ही जगह आ रहा होता तो फिर वही हम लोग टिक कर देते, लेकिन क्योंकि रैंडमली क्या हो गया है, दो जगह आ गया है, इसलिए वो खेल नहीं बन पाएगा। और अगर हमारा दो जगह आ जाता तब भी हम देख लेते। जानते हो कैसे? क्योंकि देखो बी और डी का शेयर कितना था, 3-2, और रेशियो भी उसी तरीके से दे रहे हैं कि बी थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, थोड़ा कम दे रहे हैं, तो हमेशा ए का शेयर बी से बड़ा ही आएगा। ए का शेयर क्या होगा, बी से। तो अगर बी और सी में ए में चूज भी करना होता हमें तो हम ए चूज करते, तुक्का बढ़ाना होता तो ए तुक्का लगाते, बी थोड़ी लगाते। यहां से पता चल रहा है कि बी का शेयर बड़ा रहेगा डी से, तो इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, सही। तब भी आदमी चाहे तो ऑप्शन से बना सकता है सवाल को, ठीक है। रेस वाला चैप्टर नहीं होता था मैथ में, वही तो चल रहा है, और क्या है ये। मैथ एक चैप्टर नहीं पढ़ते थे, रेशियो प्रोपोर्शन, समझ लो वही तो चैप्टर है ये। उससे भी लगा सकते हो, कुल मिला के कैसे भी करोगे तो ए ही आंसर आएगा। चलो आगे आते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो जो एक मिनट प्रॉफिट होते हैं, जनरल रिजर्व होते हैं, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो एकदम सत्य लिखा हुआ है। एसेट लायबिलिटी जो भी बैलेंस शीट में गिर थी ओल्ड वैल्यू में, इनको इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर एसेट को लायबिलिटी को बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू पे ही लिखना होता है, क्या लिखा है कि अगर एसेट लायबिलिटी को हमें रिकॉर्ड करना होगा बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे, पुरानी वैल्यू पे, तो ये खोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो सही ये भी है क्योंकि उससे प्रॉफिट लॉस निकलता है। गलत क्या है इसमें, सी कह रहा है कि जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पाप किस में बांटते हैं हम लोग, इक्वल रेशियो में। गलत लिखा, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो सी ही गलत है, और सी में गलत है यहाँ पे। बाकी सारे स्टेटमेंट एकदम क्या है, परफेक्ट है, एकदम सही है। अगला वाला बेटा, ईईएफ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं एक 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 मतलब बराबर में अभी, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दो तीन, मतलब अभी तक करते थे बराबर बराबर, आगे फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो कितना रहेगा, 2-3-5 का। गुडविल ऑफ फर्म क्या है आपकी, 1,80,000 की है। एफ का अकाउंट डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, तो एफ का देखना पड़ेगा क्या हो रहा है हिसाब किताब, ठीक है। तो भैया देखो, एफ का ओल्ड रेशियो कितना है, कितना है एफ का ओल्ड रेशियो, 1/3, और एफ का नया रेशियो कितना है, 1/2। यहां से अगर निकालोगे तो भैया 5/10 है, तो ये है, तो 5/10 का मतलब क्या हो गया, 1/2, माइनस कर लो इसको, तो ये क्या आ रहा है, माइनस में 1/6 आ रहा है। माइनस का मतलब है डेबिट करना होता है, प्लस का मतलब क्रेडिट करना होता है। तो आपको 1,80,000 इंटू 1/6 कर लो, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, एक तरीके से समझो तो। ये ओल्ड है, ये न्यू है, और माइनस में आने का मतलब क्या है कि गेन कर रहे हैं, ये नया वाला बड़ा है, और गेन करेंगे। अगर इनको नुकसान होता तो इनको गुडविल का पैसा मिलता, मतलब क्रेडिट होता इनको, जबकि इसमें फायदा हो रहा है, रेशियो में फायदा हो रहा है, आगे प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा मिलेंगे, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इनको कैपिटल अपनी कम करनी पड़ेगी, तो डेबिट करना मांगता है। तो 30,000 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। कैसे 30,000 निकले वो समझाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। अगला देखो भैया, नया सवाल यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है रणबीर को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप में 1/4 के लिए। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 45,000 है, एडजस्टमेंट करने के बाद, इन सबका करने के बाद 45,000 है। कितना अमाउंट लाना पड़ेगा नए पार्टनर्स को एडमिट करते समय। और एक दूसरा आंसर भी, एक तो इसका आंसर है ये लिखा होगा इन चारों में कोई है, और एक दूसरा सवाल भी है कि अगर रणवीर 20,000 रुपए कैपिटल के लाते हैं 1/4 के लिए, और पार्टनर्स एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर टोटल कैपिटल फर्म की क्या होगी, ठीक है। तो दो आंसर निकालने पड़ेंगे, एक नहीं। तो देखो बेटा, अगर टोटल कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की कितनी है, 45, बहुत ध्यान से बात समझना, नया वाला 1/4 के लिए आ रहा है, तो अगर 1/4 मिलेगा नए वाले को, तो पुराने वालों को कितना मिलेगा, 3/4। पूरा होल तो क्या होता है, 1 होता है, फ्रैक्शन का समय क्या होता है, 1।
इसमें से अगर 1/4 नए वाले को देना है तो पुराने वाले को कितना दिया जाएगा? तो ये है 3/4 की वैल्यू। तो बताओ 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 3/4 की वैल्यू अगर 45,000 है तो 1/4 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 की वैल्यू क्या होगी पूछ रहे हैं, सुना करो। 15,000। समझ लो, 60,000 तो पूरे फर्म की वैल्यू आ रही है, हमें 1/4 की चाहिए। तो ऐसा लिख के इसमें ऐसे बराबर खींच के और इसको इज इक्वल टू कर देते तो मैथ की भाषा में सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इससे करके तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, वो आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अगले वाले में कह रहा है कि नया पार्टनर अगर 20,000 लाता है 1/4 के लिए तो पूरे फर्म की वैल्यू क्या होगी? तो 1/4 की वैल्यू अगर 20,000 है तो पूरे फर्म मतलब एक की वैल्यू क्या हुई? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 गुणे 4/1 तो आ जाएगा 80,000। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ए। 20,000 इंटू 4/1 उल्टा मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरी फर्म की वैल्यू 1/4 25% हो गया। 25% का पैसा अगर 20,000 तो 100% का पैसा कितना हुआ? 80,000 हुआ। बहुत ही सिंपल। अगला देखो भैया, फिर से यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना? 5 और 3, और सी आते हैं 3/10 के लिए। और 3/10 में 1/5 लेंगे किससे? ए से, और 1/10 लेंगे किससे? बी से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बताओ कितना आएगा निकल के? सत्ता 11 28 28 12 40 दीज आंसर। रेगुलर तरीके से निकालेंगे उससे भी निकल जाएगा। हमने तो ये लगा लिया कि सी का रेशियो कितना बनना चाहिए? 3/10। तो ये है सी और ये है कम। यहीं पे 12/40 आ रहा है, काटोगे तो 3/10 आएगा, बाकी कहीं बन नहीं पा रहा है। यहाँ तो देखो तो 2/15 बन रहा है, यहाँ देखो कितना बन रहा है? 3/14। और यहाँ देखो तो 13 और बटे 42 55। केवल इस जगह पे ही 3/10 आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। और बाकी रेगुलर तरीके से निकालना है, रेगुलर तरीके से भी निकाल सकते हो, तब आपको एग्जैक्ट यही उत्तर ही मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर तरीके से निकालोगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा कि भैया ए का रेशियो है 5/8, बी का रेशियो है 3/8, और सी आ रहे हैं 3/10 के लिए। ये 1/5 दे देंगे, और ये कितना दे देंगे? 1/10 दे देंगे। सॉल्व कर लोगे, 8×5 = 40, 5×5 = 25, 8 × 8। ठीक है, 25 8 ये हो गया 17/40। यहाँ ले लोगे तो 40 एलसीएम हो जाएगा, काटोगे 5 आएगा, 5×5 = 15 हो जाएगा, काटोगे 8 आएगा, नहीं 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 11/40। और 3/10 को हम लोग 12/40 लिख सकते हैं। तो 17 11 12 फिर से आ रहा है। तो रेगुलर तरीके से निकालोगे तब भी वही आएगा, और मैथ की अगर ट्रिक्स कर लो तो उससे भी वही आ जाएगा। चलो अगला आते हैं। गुडविल की वैल्यू बतानी है एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन टेक्निक से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है हमको? कैपिटलाइज करना है। फॉर्मूला याद है इसका? बताओ, कोई बता सकता है? एनीबडी? अपने आप से क्या मतलब, तुक्का भिड़ाओगे फिर? और क्या है? इन लोग बताओ, फॉर्मूला नहीं याद। मतलब 11 12 पास हो तुम लोग की डाउट है मैं, समझ रहे हो? तो फॉर्मूला होता है, लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज, और माइनस करते हैं नेट एसेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इन लोग का डिफरेंस होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 1,35,000 से 83 लाख घटाओ, 1,35,00,000 से 83 लाख, तो 35 17 52 ना, ये कितना हो जाएगा? नेट एसेट कितनी हो गई? 52 लाख। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 17,34,000 डिवाइड बाई 12% और माइनस 52 लाख, 92,50,000।
ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अगर 11th 12 में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी ये सब कर पाओगे। ये नहीं कि यही फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का अलग फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का अलग फॉर्मूला है, एन्युटी से गुडविल निकालने का अलग फॉर्मूला है, हिडन गुडविल निकालने का अलग फॉर्मूला है। तो ऐसे 6-7 फॉर्मूले होते हैं टोटल। कब किससे सवाल बना देगा भगवान मालिक, पढ़ना आपको सारा पड़ेगा। अगला यहाँ ये लीज वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लीज वाला सवाल है। तो अभी लीज आपने नहीं पढ़ी है, फिर भी हल्का हल्का करा देते हैं, जिससे आप चीजें हल्का हल्का आइडिया ले लोगे, और बाकी लीज पढ़ोगे तो ही चल जाएगा। अ लीज विच इज जनरली नॉट कैंसिलेबल एंड कवर फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। दो टाइप की लीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंशियल लीज। तो ऑपरेटिंग लीज की परिभाषा है कि जिस लीज को कैंसिल किया जा सकता हो उसको ऑपरेटिंग कहते हैं, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता उसको फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक होती है कि ऑपरेटिंग कैंसिलेबल होती है और फाइनेंस कैंसिलेबल नहीं होती। तो इसी से ये बन जाएगा अपना, और आंसर क्या आ जाएगा, फाइनेंस लीज। फिर अमाउंट इज बाय विन। अच्छा देखो, ये सवाल है रॉयल्टी जब होता था, आज की तारीख में न्यू सिलेबस से रॉयल्टी वाला चैप्टर गायब हो गया है। एक चैप्टर बीकॉम में पढ़ते होगे तुम लोग, अगर याद हो, बीकॉम में कम किया होगा तो। एक चैप्टर उसमें क्या होता है, रॉयल्टी, जो पहले सीएमए सिलेबस में था 2016 सिलेबस तक। 2022 सिलेबस जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो उस सिलेबस से क्या हो गया है, गायब। तो अब ये सवाल काट देना। मतलब जब रॉयल्टी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता था कि जब मिनिमम रेंट अधिक हो एक्चुअल रॉयल्टी से, ठीक है, तो अलग होता था, और जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती थी तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, शॉर्ट वर्किंग बोला करते थे, ठीक है। तो वो सब अब लोग तुम लोग को नहीं पढ़ना, इसको काट देना, ये तुम्हारे काम का है नहीं, क्योंकि जब चैप्टर ही हट चुका है तो उसका सवाल थोड़ी ना आ जाएगा। फिर ये भी रॉयल्टी का है, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। तो ये सब सवाल मतलब आउट ऑफ ट्रैक हो गया एक तरीके से। फिर यहाँ है कि जब लेसर रिसीव करता है अमाउंट तो किस अमाउंट को क्रेडिट करेगा। तो लेसर को मिलती है लीज रेंट, अमाउंट डेबिट टू लेसी, ठीक है। लेसर वो व्यक्ति होता है जो लीज पे सामान देता है। जैसे हमने मान लो अपना तुम्हें मोबाइल लीज पे दिया चलाने के लिए, तो हम हो गए लेसर, तुम हो गए, तो किराया कौन देगा, तुम दोगे। हम किराया मिलेगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसी। तुम किराया एंट्री पास करोगे, लेसर अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो हमसे किसका पूछ रहा है, लेसर जब अमाउंट रिसीव करेगा तो एंट्री क्या पास करेगा, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसी। तो यहाँ एंट्री लिखे दे रहे हैं, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसी, ये एंट्री होती है, उस आधार पर लेसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ बोला करेक्ट ऑप्शन चुनो, तो ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, कैंसिलेबल या रिवोकेबल। रिवोक का मतलब ही होता है कैंसिल करना, तो जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो कैंसिलेबल या रिवोकेबल होती है। रिवोकेबल बोले कैंसिलेबल बोले एक ही वर्ड। फिर शॉर्ट टर्म लीज विच इज ऑफन कैंसिलेबल इज ओन एंड लीवरेज लीज नहीं होता, दो ही लीज होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। तो ये तो फॉल्स हो गया, इस चीज ही नहीं होती ऐसी कोई। पर यहाँ ब्रांच और डिपार्टमेंट के सवाल आ रहे हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच आउट ऑफ पेटी कैश बैलेंस आर डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, रॉन्ग है, क्योंकि जो पेटी एक्सपेंसेस से पैसा खर्च करता है ब्रांच, उसको हम पेटी कैश अकाउंट में लिखते हैं, ना कि ब्रांच अकाउंट में, ठीक है। जो भी ब्रांच पैसा खर्चा करता है आउट ऑफ पेटी कैश, उसको कैश अकाउंट में लिखा जाता है, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा जाता। सवाल लगाते समय भी देखा था, अगर याद आया हो तो। फिर बोला है स्टॉक एंड डेटर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बैलेंसेस ऑफ ब्रांच स्टॉक काउंटिंग सोर्स अदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस स्टॉक। तो ये ट्रू है। अभी आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड नहीं पढ़ा है तो ये आपको पता भी नहीं होगा, तब तक याद कर लो कि इसमें जो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं उससे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस। फिर अगला है अंडर डेटर मेथड ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट डेप्रेशन डज नॉट अपेयर इन ब्रांच अकाउंट। बिल्कुल सही है, देखो डेटर मेथड में हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं,
उसमें ओपनिंग एसेट्स लिखते हैं, क्लोजिंग एसेट लिखते हैं, कभी उसके अंदर आज तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, तो एकदम हो गया है ट्रू यानी कि सत्य। ब्रांच विच डज नॉट कीप द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच। तो जो अपने आप में खुद अकाउंटिंग करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। जो खुद अकाउंटिंग नहीं करता है, हेड ऑफिस की मदद लेता है, उसको क्या बोलता है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट ब्रांच की परिभाषा लिखी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इनवाइस वैल्यू बतानी है। 234 की कॉस्ट का माल भेजा गया है, कितने की इनवाइस प्राइस लोडिंग बतानी, बताओ भला। और लोडिंग बतानी किस पे, तो पहले लोडिंग निकालो, कितनी लोडिंग हुई, दोनों का डिफरेंस निकालो। 78 की लोडिंग आई है, लेकिन लोडिंग का परसेंटेज किस पे बताना है, तो इनवाइस वैल्यू नीचे लिखना। जिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है उसको नीचे डालते हैं। कितना आंसर हो गया 25%। इसी में ये कहता कि लोडिंग बताओ कॉस्ट प्राइस पे, तो 78 ऐसे रखता, यहाँ 234 लिखते हैं हम लोग। जिस पे लोडिंग निकालनी होगी उसको नीचे डालोगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट, का मेथड है नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होता है। क्रेडिटर मेथड, डेटर सिंथेटिक होता है, स्टॉक डेटर होता है, फाइनल अकाउंट होता है, क्रेडिटर मेथड जैसी कोई चीज नहीं होती। अगला नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है, तो लीज का है ये सवाल, वैसे यहाँ गलत लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट इज यूज फॉर द इंडिपेंडेंट ब्रांच, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में ही हम लोग डेटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बायर गेट इमीडिएट पोजीशन बट ओनरशिप ऑफ एसेट अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये भी सही है। देखो हायर परचेज सिस्टम में, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाए। तो इमीडिएटली आपको पोजीशन तो मिल जाएगा, लेकिन ओनरशिप नहीं मिल पाएगी इमीडिएटली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब बायर लास्ट पेमेंट कर देता है, तब उसके नाम चढ़ता है वो। अनयूजुअल आइटम एंड डिफ्यूज आइटम आर सेपरेटेड अंडर इंश्योरेंस क्लेम, तो बिल्कुल इंश्योरेंस क्लेम के सवाल लगाते समय सेपरेट नहीं कर देते थे हम लोग। ऑपरेटिंग लीज क्या है आपका, रिकवरेबल, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है अगर देखो तो, समझ लो। देखो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा गलत जा रहे थे, हम लोग को करेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है। अब देखो जब ये आपने पढ़ा था तो पढ़ते समय कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि केवल इंडिपेंडेंट में यूज होगा। ज्यादातर सवाल जब हम लोगों ने लगाए थे इंडिपेंडेंट के थे, वो अलग की बात है, लेकिन कहीं स्टॉक एंड डेटा मेथड में ये एएस में नहीं बताया गया कि इसको तुम केवल इंडिपेंडेंट में यूज करोगे, डिपेंडेंट में यूज नहीं कर सकते, तो इसका इस्तेमाल हम दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों गलत हो गया है समझना। देखो वैसे तुम लोग पढ़ते हो हायर परचेज सिस्टम, वरना दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है हायर परचेज सिस्टम और एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों का पेमेंट ही इंस्टॉलमेंट में करते हैं, दोनों में हजारों सिमिलरिटी, मतलब सब कुछ सिमिलर है, एक चीज को छोड़ के हायर परचेज सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। केवल ये डिसिमिलरिटी है, बाकी सारी सिमिलरिटी है। तो यहां देखो हायर परचेज का पूछा ही नहीं है, किसका पूछा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। ये हम लोग हायर परचेज को समझ के लगा रहे थे, लेकिन जब पूछ किसका रहा है, वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, तो टेक्निकली ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकली ये भी गलत हो गया क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हम लोग ओनरशिप को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि इस वाले में हम लोग डिफेक्टिव आइटम को अलग करते थे, अगर याद हो, ऑब्सोलीट आइटम को अलग करते थे, अनयूजुअल आइटम को अलग नहीं करते हैं। तो आधे आधे स्टेटमेंट सही भी है, आधे आधे गलत भी हैं, तो गलती की नजर में डाला जाएगा। ये वाला पूरा सही। ऑपरेटिंग लीज कैसा होता है, कैंसिलेबल या फिर रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लीज अभी आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सारी बातें इसकी। तब तक के लिए सवाल तो आदमी याद ही कर सकता है कि ऑपरेटिंग क्या होती है, कैंसिलेबल या रिवोकेबल होती है, और फाइनेंस कैंसिलेबल नहीं होती। कभी कभी एमसीक्यू इससे ही बना देता है। फिर फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ऑफ ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच
जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि जो ब्रांच रहती हैं तो ट्रायल बैलेंस तक का काम खुद करती हैं। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करती हैं, हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर देती हैं और हेड ऑफिस अपने ट्रायल बैलेंस में उस ट्रायल बैलेंस को मिलाता है, इनकॉर्पोरेट करता है और फिर अपने अकाउंट्स बनाता है। तो उसी को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो ब्रांच टीबी रहता है उसको हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट करता है अपने अंदर। तो एकदम सही लिखा हुआ है। इसके बाद ये सब सवाल क्या आ रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। अभी आप डिपार्टमेंट मतलब अगला चैप्टर ही आप लोग डिपार्टमेंट पढ़ोगे, लेकिन हल्का हल्का आइडिया यहाँ से लग जाएगा, डिपार्टमेंट पढ़ते समय काम में आएगा। तो डिपार्टमेंट के सवालों में क्या होता है कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। हल्की सी कहानी बता देते हैं तो थोड़े एमसीक्यू सही कर ले जाओगे। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का काम तब लगता है जब कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट हो, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। रीजन ये है कि किस डिपार्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, पता चले। कोई डिपार्टमेंट से अगर नुकसान ही हो रहा होगा लगातार तो उसको बंद कर दें, समझ लो। तो बहुत सारी कंपनी क्या, कुछ डिपार्टमेंट बंद करती रहती हैं, कुछ खुलती रहती है नए नए डिपार्टमेंट। तो वो लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको हम यहाँ इस चैप्टर में जाएं और आपको दिखाएं, तो जब आप अभी बनाओगे डिपार्टमेंटल के, हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें एक सवाल होगा और उसके अंदर 2-3 डिपार्टमेंट होंगे और हमको डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसमें क्या होता है, कुछ खर्चे आपको कॉमन दे देता है, कुछ खर्चे तो अलग अलग बताएगा कि ओपनिंग स्टॉक तीनों का अलग अलग कितना है, लेकिन अब बताओ कैरिज इनवर्ट दे दी 6000, तो इकट्ठा बता रहा है हमको, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब थोड़ा थोड़ा लिखना है तो बंटवारे का हिसाब किताब, जैसे कॉस्टिंग में आप करते थे ओवरहेड वाले चैप्टर में। तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट देखने पड़ते हैं, किसको हम लोग किस बेसिस पे बांटते हैं। तो इसमें कुछ लॉजिक चलते हैं, हल्के फुल्के बता देते हैं, जिससे जब लोग कल डिपार्टमेंट पढ़ेंगे तब भी कर पाओगे। तो देखो कैरिज इनवर्ट पड़ता किस पे है, बताओ तुम बताओ। परचेज पे। तो जहां ज्यादा परचेज होगी वहां कैरिज ज्यादा लगा होगा, जहां परचेज कम होगी वहां, तो इसका मतलब किसको रेशियो में बांटेंगे, इसको परचेज के रेशियो में। लॉजिक। कैश आउटवर्ड किस पे पड़ता है, तो इसको किस पे बांटेंगे, सेल्स के रेशियो में। डिस्काउंट अलाउड किस पे करते हो, बेचते समय खरीदते समय, तो सेल पे बांटेंगे। एडवर्टीजमेंट सेल, एडवर्टाइजमेंट किस पे होता है, सेल में। तो बहुत सारे इसमें से आइटम आप कॉस्टिंग की मदद से निकाल सकते हो, जो ओवरहेड वाले चैप्टर में पढ़ते थे। अब जो पहला एमसीक्यू इसी पे यही आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट के खर्चों किस रेशियो में बांटा जाता है, सेल्स के रेशियो में। कैंटीन के खर्चे किस में बांटोगे, कैंटीन में नहीं देखा जाता अमीर आदमी जाएगा समोसा तो 10 ही का मिलेगा। जिस डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा होंगे वहां कैंटीन खर्चे ज्यादा होंगे, जिस डिपार्टमेंट में लोग कम होंगे तो ये बढ़ता है किसमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब किताब में। फिर कह रहा है गुड्स जब ट्रांसफर किए जाएंगे एक्स डिपार्टमेंट से कहा, वाई डिपार्टमेंट में, और प्राइस कितना है 33 1/3% प्रॉफिट लेते हुए, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक बच गया कितने का, तो स्टॉक रिजर्व बताओ। तो स्टॉक रिजर्व निकालते समय क्लोजिंग स्टॉक पे हो, ठीक है, और इनटू क्या कर दोगे, प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन ध्यान रहे ये प्रॉफिट मार्जिन किस पे दे रखे हैं, कॉस्ट पे, जबकि ट्रांसफर तो सेलिंग प्राइस पे हुआ होगा ना, प्रॉफिट लेके आप बेचे हो। तो 33 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 कॉस्ट का, तो सेल का कितना हो जाएगा, 1/4 कर दो, स्टॉक रिजर्व यानी कि लोडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जो लोडिंग वाला ज्ञान है वो कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में भी आता है, ब्रांच में भी आता है, और अभी डिपार्टमेंट पढ़ोगे उसमें भी आएगा। लोडिंग को ही स्टॉक रिजर्व कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 4500, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका, देखो यहाँ 24 में आया, 23 में आया, फलाना। अगला ये सवाल है, ये तो फुल फेज पूरा सवाल हम लोग लगाएंगे। अगर अभी देखोगे यहाँ पे तो एक सवाल आपको एज इट इज मिलने वाला है, मतलब इसी तरीके का मिलेगा मोटा मोटा। बस सवाल दिखा देते हैं, सवाल दिखा तुमको, जब इस सवाल को लगाएंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे ये वाली। फिर भी अभी बता देते हैं, कह रहा है जो आपने परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है 980, और तीनों में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम है, वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो सामान परचेज किया कितने में परचेज किया है, इतना ही सामान अगर बेचे, मतलब जो परचेज किया है सारा बेच डालें तो कितनी सेल होगी। प्रॉफिट मार्जिन तब निकाल पाओगे जब पूरे का सेल निकालो, समझ लो, ठीक है।
तो ये वाली सेल नहीं लेंगे हम क्या सोचेंगे कि जो माल परचेज किया है अगर पूरा माल बेच दें तो कितने का बिकेगा, तो इनको गुणा करो इन सेलिंग प्राइस से और सम करके बताना जरा। देखो और क्या कर रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, सेल वैल्यू ऑफ परचेजेस, मतलब जो माल परचेज किया गया इसकी सेल वैल्यू कितनी होगी। तो 2000 इंटू 130, 4000 गुणे 117 और 4800 इंटू 140 कितना हुआ बेटा, 14 लाख माइनस परचेज वैल्यू ऑफ परचेजेस, ये हो जाएगा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल पे बताना है, तो 420 कमाओगे जब 14 लाख का माल बेचोगे। आंसर क्या हो जाएगा, 30%। जो माल खरीदा है वो खरीदे कितने में हो, और अगर पूरा माल खरीदा वाला बेच डाली तो कितने में बिकेगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट सेल बताने हैं तो प्रॉफिट पकड़ोगे, सेल वैल्यू से डिवाइड करोगे, इंटू 100 कर दोगे, पता चल जाएगा। यही काम जब हम लोग ये सवाल करेंगे तो भी करना पड़ेगा। इस सवाल का बच्चा है ये, इसमें केवल एमसीक्यू बनाया कि डीपी निकाला गया है, और इसमें पूरा कह रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंट पूरा बनाओ। तो ये वाला काम इस साल में करना पड़ेगा, इसके आगे भी करना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं कि ये है 7 नंबर का सवाल, तो ये बना कितना, 2 नंबर का सवाल, चिंटू सवाल। अब आ रहा है यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम वाले, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे इंश्योरेंस क्लेम वाले सवाल आ रहे हैं। देखो पहले सवाल कितनी बार आ चुका है, 3-4 बार पूछा गया है थ्योरी में। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एवरेज क्रॉस का। तो एवरेज क्रॉस में क्या होता है कि जिससे आपको क्या है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस ना मिल पाए, पूरा का पूरा क्लेम ना मिल पाए टेक्निकली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनकरेज फुल इंश्योरेंस एंड डिसकरेज अंडर इंश्योरेंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब एवरेज क्रॉस लगाते हो तो आपका जो नेट क्लेम होता है वो लॉस ऑफ स्टॉक से कम हो जाता है। कुछ लोग बात नहीं समझ, हाँ बेटा, वही जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना उसी को एवरेज क्रॉस बोलते हैं। बुढ़ा भाग नहीं करते थे आखिरी में, फॉर्मूला वाला। देखो इधर, मान लो, इधर देखो तो क्लोजिंग स्टॉक आया हो सपोज कर लो 4 लाख, सैलवेज वैल्यू हो 80,000, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया। अब कोई मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी ली था 5 लाख की, तो तुम कहोगे क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा पॉलिसी लिया है तो इसका क्लेम कितना बनेगा, पूरा पूरा 320। और अगर पॉलिसी आपने इससे कम की ली होती, मान लो 3 लाख की ली होती, तो एवरेज क्रॉस लगा देते। फिर फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो कितना निकलता, 240। तो एवरेज क्रॉस लगाने के पीछे का रीजन ये है कि आदमी फुल इंश्योरेंस कराए। स्टॉक मेंटेन करता है 4 लाख का, तो 4 लाख का इंश्योरेंस कराए। जो कम कराएंगे उसको डिस्करेज हो, डिस्करेज होगा कि जब इनको दुख होगा कि यार माल तो जल गया 320 का और क्लेम कितना मिला, तो कहेंगे अगली बार से भैया फुल कराएंगे। तो फुल वालों को करेजमेंट मिलता, तब उसको मोटिवेशन मिलता है, और जो कम इंश्योरेंस कराते हैं वो क्या होता है, डिस्करेज मिलता है। तो अब लॉजिक इसका समझ पा रहे होगे कि कैसे लिखा है। तो फुल इंश्योरेंस क्या करता है, इंकरेज करता है, और अंडर वाले इंश्योरेंस को, मतलब जो कम इंश्योरेंस कराते हैं उनको क्या करता है, डिस्करेज करता है। अगला देखो, लॉस ऑफ पॉलिसी में ग्रॉस प्रॉफिट इज सम ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल, तो नेट प्रॉफिट प्लस आईएफसी, याद आया, इंसोर्ड हो गया यहाँ आंसर। अगला कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सैल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव्ड, बिल्कुल सही है। अनयूजुअल आइटम एंड डिफेक्टिव आइटम आर सेपरेटेड अंडर इंश्योरेंस, ठीक है। तो सेपरेट मतलब सेग्रीगेट करते हैं हम लोग, अलग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें बताया था कि केवल क्या होता है, डिफेक्टिव आइटम को सेग्रीगेट किया जाता है, अनयूजुअल वाले को नहीं सेग्रीगेट किया जाता। फिर डिफेक्टिव आइटम मीन जिनको यूजुअल प्रॉफिट पे नहीं बेच सकते, ये भी सही है। और एवरेज क्रॉस को
ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ पेमेंट करते हैं कहाँ पे, जब अंडर इंश्योरेंस होता है, मतलब कम होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, यही थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि इसमें ये बात सही है लेकिन ये बात सही नहीं। तो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अंडर क्लेम ऑफ लॉस गलत है। ठीक है, क्लेम ऑफ लॉस में क्या आएगा आपका, इंश्योरेंस वाला मरीन इंश्योरेंस नहीं आता, लॉस ऑफ क्या आएगा, स्टॉक आएगा, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस तो कराया जाता है, समुद्री इंश्योरेंस होता है, जहाज वहां से कराया जाता है, कहीं डूब ना जाए। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ क्लेम में नहीं आते हैं ना, लॉस। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता है, मिनिमम 2 नंबर का एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है कि जून 25 का पेपर खोल देते ना, एक आइडिया तुमको लग जाएगा। कहीं इंस्टीट्यूट ये लिख के नहीं दे रहा कि हम हमेशा ऐसा ही करेंगे, समझ लो, इंस्टीट्यूट जब चाहे बदल सकता है। तुम्हारे एग्जाम में कहो 2-2 नंबर के ना 1-1 नंबर के, तुम नहीं कर सकते, वो पहले बताइबो न करी है इंस्टीट्यूट। तफरी की बात तो यही, समझ लो, कभी भी चाहे तो नियम बदल सकता है। इंस्टीट्यूट एकदम मिर्जापुर की गद्दी बैठा हुआ है कि नियम कानून कभी भी बदल सकता है, एग्जाम के एक दिन पहले बदलेगा, सीधा एग्जाम में बदलेगा, एक दिन पहले भी नहीं। कब, तो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है। अब पेपर खोल देते हैं इसका, तो तुम्हें आइडिया लग पाए कि कैसा आया था, 0.5 का कैसे रिलेट कर पाओगे इसको। तो ये जून 25 का प्रीवियस ईयर है, जून 25 सिलेबस 22, और ये खुल गया हमारा प्रीवियस ईयर, और ये 8वें बी का 7th है, 7th बी का 7th कुछ। जून 25, जून 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 12 है, 7th पढ़ लिया था, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन तो ये है। तो मतलब ये चीज उन्होंने गलत लगी, हो सकता है प्रीवियस ईयर का ना हो, एमटीपी का क्वेश्चन हो या कहीं और का क्वेश्चन हो, जहां का भी होगा, कुछ नहीं कर सकते, ये सवाल है, ऐसे समझो। ठीक है, कब आया कहाँ आया भूल जाओ, आया है तो आ भी सकता, बस इतना दिमाग। इंटरेस्ट चार्ज बाई वेंडर इन हायर परचेज सिस्टम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे निकालते हो, जो बचा हुआ पैसा होता है उसको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग लोन भी कहते हैं। ये हमेशा इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको हम लोग बचा हुआ लोन भी बोलते हैं और बचा हुआ कैश प्राइस भी बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है भैया, KCS परचेज करते हैं मशीन JPS से हायर परचेज सिस्टम में, जिसका कैश प्राइस है 8,64,000, 2/16 डिलीवरी के समय दिया जा रहा है, और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट 2/88 की दी जाएंगी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पहली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, रेट भी नहीं दे रखा है, ठीक है, रेट भी नहीं दे रखा है, खाली कैश प्राइस है, और बहुत ज्यादा तो तुम हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हो। हायर परचेज प्राइस क्या होता है कि जो डाउन पेमेंट और प्लस सारी इंस्टॉलमेंट का भुगतान करते हो, इनके सम को हायर परचेज प्राइस कहते हैं। बहुत ही तगड़ा एमसीक्यू है, आधे बच्चे फाइल गए होंगे इसमें। कितना, 10,80,000, और कैश प्राइस है 8 लाख, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। 2,16,000 तो टोटल ब्याज है, आपसे कौन सा पूछा है, पहला वाला। तो इस ब्याज को आपको क्या करना होता है, इंस्टॉलमेंट के रेशियो में बांट देना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के रेशियो में कितनी पेंडिंग रह जाएंगी। देखो तो इंस्टॉलमेंट कैसे चलेंगी, 1-2, पहली दूसरी तीसरी, लेकिन इसको उल्टा कर लो, इसको बांटना है तुम्हें 3-2-1 के रेशियो में। ये पहला ब्याज होगा, ये दूसरा ब्याज होगा, ये तीसरा ब्याज होगा।
क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो 2,16,000 इंटू 3/6। अगर सेकेंड ईयर का पूछता 2/6 कर देते, लास्ट ईयर का पूछता 1/6 कर देते। ठीक है, उसी रेशियो में प्रोपोर्शनेट होके चला जाता है। तो ये तरीका होता है इस तरीके के सवाल लगाने का। फिर यहाँ बोला है एक मशीन परचेज की हो, कैश प्राइस 5,20,000 है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,80,000 की है, इंटरेस्ट 15% है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, लेकिन किस इंस्टॉलमेंट में? सेकंड वाले में। ठीक है, तो पहले लिखते हो आप इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट हो गई 5,20,000, 1,80,000 की। फिर ब्याज निकालते हो, कैश प्राइस आपका 5,20,000 था, डाउन पेमेंट कुछ है नहीं, इसका 15% ब्याज कितना हुआ? 5,20,000 का 15%, 78,000। इस इंस्टॉलमेंट में 78,000 क्या है? ब्याज है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? इंस्टॉलमेंट हो गई। ये आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 1,80 में 78,000 ब्याज का है, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 1,00,000। तो यहां निकाल लो कि बैलेंस आपका कैश प्राइस कितना बचा, बैलेंस लोन या बैलेंस कैश प्राइस। तो 1,02,000 घटा दोगे 5,20,000 में, 4,18,000। तो अगला ब्याज 4,18 पे निकालोगे, 4,18 का 15%, 62,700। और यही आपसे पूछा गया था कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो टेबल की सहायता से निकाल सकते हो। हायर परचेज सिस्टम में कैश प्राइस में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ दें तो उसी को क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। सारा कैश प्राइस और प्लस सारा ब्याज जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? हायर परचेज चार्जेस या फिर हायर परचेज प्राइस। ठीक है, हाँ बेटा। हायर परचेज प्राइस वैसे तो मतलब दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, चार्जेस और प्राइस। वैसे तो ज्यादा सही सी वाला है कि हायर परचेज प्राइस नाम होता है, समझ लो। तो इसको तो वैसे सी ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ चार्जेस का मतलब तो खर्चा होता है। तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए, हायर परचेज प्राइस, HPP। हायर परचेज चार्जेस तो नहीं बोलना चाहिए, हायर परचेज प्राइस इज राइट टर्म जो कि है ऑप्शन में। फिर एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस में जो एक्सेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्याज बोलते हैं। डाउन पेमेंट में अगर इंस्टॉलमेंट जोड़ दोगे, नहीं, डाउन पेमेंट में सारी इंस्टॉलमेंट जोड़ रहा है हायर परचेज प्राइस। अरे इसे देख लो ना। ठीक है, डाउन पेमेंट में सारी इंस्टॉलमेंट जोड़ दिया इंटरेस्ट समेत, तो हायर परचेज प्राइस होगा। इंटरेस्ट छोड़ के जोड़ता तो कैश प्राइस हो जाता। चलो इंटरेस्ट बताओ भैया इसका दूसरे के साल का, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बता सकते हो? 7,500 का डाउन पेमेंट, 10,000 पहले साल में, 7,500 दूसरे साल में, 12,500 तीसरे साल में। इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, कैश प्राइस गायब है। तो हायर परचेज में जो सेकंड वाला नहीं था, सेकंड वाला केस रिवर्स वाले से लगेगा, समझ लो। पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, 12,500 का इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, इनटू रेट बटा 110, ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा। पहले साल का मतलब तीसरे साल का होगा, पहले बोल रहे हैं हम गलती से। कब का होगा? थर्ड ईयर का। कितना बताया? 1,339। प्रिंसिपल कितना हुआ? 12,500, 1,339। प्रिंसिपल जा रहा है 11,161 रुपए का। फिर अगले साल आप इंस्टॉलमेंट लोगे प्लस ये वाला प्रिंसिपल अगर याद आया हो तो, और इनटू रेट बटा, तो 7,500 प्लस 11,161 इंटू 12/112, तो 1,999। तो आंसर हो जाएगा 1,999।
सेकंड वाला रिवर्स कैलकुलेशन टेक्निक से पढ़ाया था, उसी से अपना लग रहा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्याज कैलकुलेट करना है। एक्स ने डिलीवरी दे दी है 5 मशीनों की, 4,000 रुपए डाउन किए जा रहे हैं, 6,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट होंगी, 5% ब्याज लगाना है। कैश प्राइस मशीनों का कितना है? 30,000 रुपए। इंटरेस्ट पर एनम आपको बताना है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को? इंटरेस्ट निकालना है। वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पर एनम नहीं बोलना चाहिए था, टोटल इंटरेस्ट बोलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आंसर। आंसर में जो ऑप्शन दिए हैं, क्या बोलना चाहिए था? टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट टोटल में बताना है। और टोटल इंटरेस्ट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हायर परचेज प्राइस से क्या कर दोगे? कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस का मतलब है कि डाउन पेमेंट प्लस सारी इंस्टॉलमेंट में मिला के कितना पैसा दे हो। और कैश प्राइस कितना है? तो 4,000 हो जाएगा टोटल ब्याज। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पूछा जाना चाहिए था, गलती से इंटरेस्ट पर एनम लिख दिया था, तो उस चीज को सही करना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिख के आएगा, जब क्या लिखा हुआ लिखा होगा। नेक्स्ट, 5 लाख का कैश प्राइस है, इतना आप कैश डाउन पेमेंट कर दे रहे हो, बाकी पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, 2 लाख ईच की। इंटरेस्ट 20% चार्ज करते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ब्याज चुकाना है। ठीक है, सेकेंड ईयर का ब्याज बताना है। तो जैसे ये वाला कैलकुलेट किए थे, ये वाला, ये वाला इसके जैसा कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना हो जाएगा, इसमें कोई कठिन वाली बात ही नहीं है, आराम से लग जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी निकालना चाहो तो 1 मिनट में निकल जाएगा। कैश प्राइस में 5 लाख में 78,700 तुरंत दे दिए। तो 5 लाख में 78,700 पहले माइनस करो, और फिर पहले साल का ब्याज निकालो। माइनस करना है, माइनस। ब्याज हो गया तो 2 लाख में प्रिंसिपल कितना होगा? यानी 1,15,740 का प्रिंसिपल चुकाया है। तो 5 लाख में मतलब इतना पहले दे दिया था आपने, 78,700, और फिर प्रिंसिपल 1,15,740 और दे दिया है, तो दूसरे साल ब्याज इस पैसे पड़ेगा। जब तक चुकाते जाओगे वो माइनस होता जाएगा, बस चुकता हुआ माइनस हो जाएगा। तो 61,112 रुपए आंसर हो गया। बायर गेट इमीडिएटली पोजीशन बट नॉट ओनरशिप अंडर इंस्टॉलमेंट, फिर से फॉल्स है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तुरंत ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। हायर परचेज सिस्टम अगर यहां लिखा होता तो एकदम करेक्ट होता। फिर अगला है, फिर इंटरेस्ट बताना है। कई सवाल देखो दोहराया गया है। फिर पहले साल का पूछ रहा है, 1,08,000 आंसर होगा। यही जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे, ये वाला, यही सवाल कट कॉपी पेस्ट करके फिर से आया दोबारा। तो बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, ये बहुत रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ सब सवाल चालू हो जाएंगे हमारे एएस पीएस के। तो ये सब सवाल एएस के हैं, तो जब एएस कर लोगे तभी ये कर पाओगे आप, उसके पहले भी नहीं कर पाओगे। यहीं तक करो, बाकी कल मिलते हैं।